सो हे गाइस, फाइनली आ चुकी है हमारी मच अवेटेड सीरीज जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड, जो कि केवल 3 एपिसोड के अंदर ही मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज बन चुकी है। और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद खुद ही मजबूर हो जाओगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करने के लिए। जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 200 कमेंट्स हो जाएंगे, इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही आ जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है आसमान में हो रही एक बहुत ही खतरनाक हलचल को दिखाते हुए, जिसमें से होते हुए हम एक बंदे को जाता हुआ देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि होता है हमारे मेन कैरेक्टर शाओ चैन का छोटा भाई। और वो यहाँ पर अपने बड़े भाई यानी कि शाओ चैन को बचाने के लिए आया था, जिससे कि वो यहाँ से जाने लगता है हेवन रियल्म के टियानमेन में। वो शाओ चैन को चिल्लाते हुए बुला रहा था कि भाई आप कहाँ पर हो, लेकिन उसी मोमेंट पर अचानक से ही उसके ऊपर हमला कर दिया गया था, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि एक्चुअल में किया होता है शाओ चैन ने। उसने तुरंत यहाँ पर अपने ही भाई को बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शाओ चैन के हमलों से बच पाना इतना भी आसान नहीं था। उसने चंद अटैक्स करते ही अपने ही भाई की हालत खराब कर दी थी। और जैसे ही शाओ चैन अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करने वाला था, तो वो कहने लगता है कि भाई मुझे पहचानो, मैं हूँ आपका छोटा भाई ली यूनफेई। जिसको बचाने के लिए शाओ चैन ने अपने अटैक के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया था। शाओ चैन अब नीचे आता है और यूनफेई से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यूनफेई कहता है कि भाई मेरे पास में और कोई चारा भी तो नहीं था, मैं आकर ये कैसे देख सकता हूँ कि आप मौत के मुहिम में चले जाओ, मेरे भाई की मौत आकर मुझसे बर्दाश्त भी कैसे होगी। तो शाओ चैन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आया हूँ एक जंग को लड़ने के लिए। इस मोमेंट पर तभी शाओ चैन के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई थी, जिससे उसने खुद को और यूनफेई को तो बचा लिया था। शाओ चैन कहने लगता है कि मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तुम भी ये जानते हो कि तुम हेवेंस के अंदर 9 सुप्रीम बीइंग्स में से एक हो, मुझे वो पोजीशन नहीं मिली जबकि मैं तो तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लिंगन कहता है कि भाई लेकिन उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी सुप्रीम बॉडी कल्टिवेशन की। शाओ चैन कहता है कि हाँ बस इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ, अब क्योंकि मेरी बॉडी मैजिकल पावर को गैदर नहीं कर सकती, इसी वजह से मेरे पास में यही इकलौता रास्ता है कि मैं अपनी मैजिकल पावर्स को फोर्सफुली ओपन करूं। केवल यही इकलौता रास्ता है जिसकी वजह से मैं जा पाऊंगा और भी ज्यादा हायर लेवल पर, जिसके बाद फिर हेवेंस में मुझे भी जगह मिलेगी। यूनफेई अगर तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ में और मेरी मदद करो, या तो आज यहाँ पर मेरी मौत होगी या फिर मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ से खाली हाथ तो वापस नहीं जाने वाला। वो हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसके पीछे पीछे जाना पड़ता है यूनफेई को। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक अलग ही रियल्म को, और इस दुनिया के अंदर भी एग्जिस्ट करता है शाओ चैन। और फिर हमें दिखाया जाता है इस रियल्म के लिंगुइन सेक्ट को, जहाँ के कुछ सीनियर डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने जूनियर्स को बहुत ही ज्यादा बुली करते हैं, और जितनी बार भी जूनियर्स आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे तो वो सीनियर उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा भी करते थे। इस मोमेंट पर तभी एक रूम के अंदर से हम बाहर आता हुआ देख पाते हैं शाओ चैन को, जो कि अपनी एकेडमी का एक बहुत ही ज्यादा कमजोर स्टूडेंट होता है, जिसकी वजह से तभी उसका एक सीनियर उससे यह कह रहा था कि शाओ चैन तुम एक घटिया आदमी हो और दोबारा कभी भी यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं लिu फेंग अगली बार से तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। लिu फेंग के साथ भी शाओ चैन से यही कह रहे थे कि चले जाओ यहाँ से। तो शाओ चैन कहने लगता है कि ठीक है ब्रदर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन क्या वैसे आप अपनी अंडरवियर को मुझसे वापस नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक्चुअली में शाओ चैन ने उसकी अंडरवियर को ही निकाल लिया था, जिसकी वजह से भरी महफिल में लिu फेंग का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ गया था। लिu फेंग के साथ ही शाओ चैन को पकड़ लेते हैं और वो उसको मारने भी लगते हैं। और जैसे ही लिu फेंग उसके ऊपर अपना हाथ उठाने वाला था, तो फिर तभी आ जाते हैं यहाँ पर एक मास्टर, जिनका नाम होता है असल में एल्डर फेंग, जो कि ये कहने लगते हैं कि मेरे डिसाइपल्स, अगली बार से मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हो। जहाँ से शाओ चैन ने तुरंत ही भागना शुरू कर दिया था अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन लिu फेंग रुकता नहीं है, वो तुरंत ही अपने कुछ साथियों को लेकर उसी के पीछे ही भागने लगता है। उनके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उनको पार करते हुए आगे निकल जाते हैं। और ये सारा का सारा नजारा एक्चुअल में देख रहा होता है मेन रियल्म का शाओ चैन, क्योंकि वो इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर अपने कैसे वेरिएंट को ढूंढना चाहता है जिसकी बॉडी एक्चुअल में मैजिकल पावर्स को समन करने के लायक हो। और जैसे ये नजारा देख लेता है यूनफेई, वो कहने लगता है कि सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि एक्चुअल में शाओ चैन यहाँ पर एक रियल्म नहीं बल्कि कई सारी रियल्म्स के अंदर देख रहा था, कि उसको कहीं ना कहीं तो अपने ही वेरिएंट की ऐसी बॉडी मिल जाए जहाँ से वो मैजिकल पावर्स को गैदर कर सके। शाओ चैन कहने लगता है कि ये जगह अजीब नहीं है बल्कि ये बाकी की सारी दुनियाओं से जुड़ी हुई है जहाँ पर हम जैसे ही लोग रहते हैं। यूनफेई कहता है कि लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप केवल क्रैक्स को कर रहे हो और उनको बंद कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो। शाओ चैन उसको बताने लगता है कि एक्चुअल में ये जगह जुड़ी हुई है बाकी के ग्रेट रियल्म से, लेकिन तुमने यहाँ पर जितनी भी रियल्म्स को देखा उनमें मुझे भी देखा होगा, लेकिन वो सारे के सारे लोग मुझसे अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है, उनकी पावर्स अलग है, और मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ उसके मिलते ही मेरी तलाश खत्म हो जाएगी। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर मैं मैजिकल पावर्स को भी समन कर पाऊँ, जिसके लिए उसने एनिमल धर्मा रियल्म, हेल धर्मा रियल्म, हेवनली धर्मा रियल्म, असुरा धर्मा रियल्म, उसकी नजर में जितनी भी मेजर रियल्म्स आते हैं वो उन सभी को ओपन करके देख लेता है और कहता है कि पता नहीं आखिर इनमें से कौन सी रियल्म के अंदर मुझे मेरी वो ताकत मिलेगी जिसकी
मैं खोज में हूँ। तभी यूनफे से कहने लगता है कि भाई मुझे बताओ कि आखिर अभी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शाओचेन उसको बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर 2 लोग आने वाले हों मुझे रोकने के लिए। जब मैं इस काम में बिजी रहूंगा तो हो सकता है कि वो मुझ पर हमला करने की भी कोशिश करें, इसलिए यूनफे तुम्हें जाकर एंट्रेंस पर मेरी हेल्प करनी होगी। हो सके तो उन्हें वहीं पर रोक कर रखना जब तक कि मेरा काम पूरा ना हो जाए। जिससे कि यूनफे उनको रोकने के लिए यहाँ से चला गया था। शाओचेन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी ये प्रॉब्लम खत्म होगी बिग वर्ल्ड के अंदर, जिसके लिए अब उसको पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करना होगा स्काई को, तभी जाकर वो बाकी की दुनियाओं के मिस्ट्रीज को समझ पाएगा। लेकिन अगर वो इसमें कामयाब नहीं हुआ तो शाओचेन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसके जैसा वॉरियर इस पूरी दुनिया में नहीं रहेगा। जिसके तुरंत ही बाद फिर शाओचेन ने यहाँ पर पोर्टल्स को ओपन करके उनके अंदर जाना भी शुरू कर दिया था। वो एक वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है लेकिन वहाँ पर उसको अपना इलाज नहीं मिलता, इसीलिए वो तुरंत ही पोर्टल को ओपन करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जो कि एक्चुअल में होती है नॉर्मल ह्यूमंस की रियल्म, जहाँ पर उसका काम नहीं बनता। इसीलिए वो तुरंत ही जाने लगता है दूसरी रियल्म के अंदर, यहाँ तक कि इस रियल्म के अंदर भी उसको कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद फिर वो सफर करते हुए एक बहुत ही ज्यादा रेतीले तूफान वाली रियल्म के अंदर पहुंच गया था, जहाँ से वो जैसे ही निकलने वाला होता है कि तभी अचानक से ही शाओचेन के ऊपर एक स्वॉर्ड की मदद से अटैक कर दिया गया था। इसकी वजह से शाओचेन तुरंत ही वापस आ गया था और उन दोनों से ही कहने लगता है कि हाँ मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ पर मुझे रोकने के लिए जरूर से आओगे। जिससे कि वो लड़की जो कि एक्चुअल में होती है एम्परर की ही डॉटर, वो कहती है कि मुझे काफी खुशी हुई शाओचेन से दोबारा मिलके। उसने ली यूनफे को फेंक दिया होता है शाओचेन के सामने। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। शाओचेन गुस्से के साथ में कहने लगता है कि तुम दोनों ने दोबारा से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मेरे दिल में तुम लोगों के लिए जो जगह थी अब वो बदल चुकी है। इससे कि भी दोनों के दोनों यहाँ पर यूज करने लगते हैं स्वॉर्ड एंड फीनिक्स डबल एरे टेक्निक को। शाओचेन कहता है कि आ जाओ जरा देख ही लेते हैं। जिसके तुरंत बाद इन दोनों ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था शाओचेन के ऊपर। लेकिन शाओचेन का पावर लेवल और उसकी एबिलिटीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी, ये दोनों ही इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी शाओचेन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। शाओचेन अकेले ही एक से बढ़कर एक टेक्निक को यूज करता है दोनों को हराने के लिए। लेकिन तभी मौका पाते ही ये दोनों शाओचेन को इंजर्ड करने में भी कामयाब हो गए थे। जिससे शाओचेन तुरंत ही अपने आप को रिकवर करता है और यहाँ से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। इसके लिए वो चला गया होता है एक पोर्टल के अंदर और शाओचेन जैसे ही पहुंच जाता है एक दूसरी रियल्म के अंदर, तो फिर तभी वहाँ पर ये दोनों भी पहुंच गए थे। वो बंदा शाओचेन से कहने लगता है कि वाकई में मानना पड़ेगा बिना मैजिकल पावर के तुमने फिजिकल स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि मुझे भी अपने फुल पोटेंशियल का यूज करना पड़ा। लेकिन अब ये एकदम सही वक्त आ चुका है तुम्हें जान से मारने के लिए। इसके बाद पर शाओचेन हंसने लगा था कि तभी वहाँ पर आ जाती है एम्परर की डॉटर। वो ये कहने लगती है कि शाओचेन जब तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी ये बॉडी भी नहीं रहने दूंगी। शाओचेन कहता है कि तुम दोनों के ही पास में सुप्रीम बॉडी है, इसलिए बचकानी बातें मत करो। इसके तुरंत बाद अब शाओचेन ने यहाँ पर अपने काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया होता है उन दोनों को ही मारने के लिए। लेकिन उसने ये हमला किया होता है इन दोनों को चकमा देने के लिए, क्योंकि उसने एक साथ यहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स ओपन किए होते हैं और उनको ये नहीं पता कि आखिर शाओचेन किसके अंदर गया। उसको जैसे ही शाओचेन एक जगह पे नजर आता है तो वो तुरंत ही उसी वॉइड के अंदर चली जाती है। इसी तरीके से वो बंदा भी दूसरे पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन वो ऐसी रियल में पहुंच गया था जहाँ पर रहते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक नरभक्षी पौधे, जिनसे वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये पौधों ने तो उसको पकड़ ही लिया था, जहाँ पर फिर उसी मोमेंट पर पहुंच जाता है शाओचेन, जिसने अपने काफी तगड़ा अटैक करते हुए उस बंदे की हालत ही खराब कर दी थी। तभी हम प्रिंसेस को देख पाते हैं जो कि भटकते हुए पहुंच जाती है उस रेतीले रियल्म के अंदर, जहाँ पर तभी उसके पीछे से पहुंच गया होता है शाओचेन, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से अपनी चालों को चलने लगता है और उसको फंसाने लगता है। क्योंकि अब जैसे ही प्रिंसेस ने अपना एक अटैक किया था, शाओचेन ने वर्ड्स का यूज करते हुए उसी पर उसका ही हमला कर दिया था, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाती है और शाओचेन बार बार उन्हीं पोर्टल्स का ही यूज करता है उन दोनों को हराने के लिए। शाओचेन प्रिंसेस की हालत को खराब करते हुए एक दूसरे रियल्म में गिरा देता है। उसको ये पता होता है कि वो चाहकर भी अकेले कभी भी शाओचेन को हरा नहीं पाएगी, इसीलिए वो यहाँ पर इमोशंस का यूज करने लगती है कि शाओचेन क्या तुम पूरी तरीके से हमारे इस रिश्ते को भूल गए हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे, आखिर तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो? शाओचेन कहने लगता है कि जब तक ये इंसानी हृदय नहीं मरेगा तब तक वह भगवान नहीं बन पाएगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक इंसान की जान के अंत से शुरुआत होती है भगवान बनने की। इसीलिए तुम जो शाओचेन को जानती थी उसे तो मैंने काफी समय पहले ही मार दिया। इसकी वजह से प्रिंसेस गुस्से के साथ में उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि फिर तो तुम्हें भी मरना होगा। क्योंकि तभी शाओचेन के पीछे से वो बंदा आ जाता है और वो कहने लगता है कि आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। शाओचेन भी कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा। जिसके तुरंत बाद अब इन लोगों के बीच में दोबारा से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी और इन सारी की सारी फाइट्स को वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा था यूनफे। वो कहने लगता है कि अगर मेरे भाई की इन दोनों के साथ में इसी तरीके से ही फाइट चलती रही तो उसे नहीं लगता कि शाओचेन इन दोनों को हरा पाएगा। और वाकई में अब यहाँ पर देखने में भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। एक्चुअल में इन दोनों के पास में होती है सुप्रीम बॉडी और शाओचेन के पास में अभी भी है उसकी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। इसलिए शाओचेन एक पोर्टल का यूज करते हुए उन दोनों को दोबारा से एक दूसरे
रियलम के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसने मौका पाते ही अपना एक काफी तगड़ा अटैक को कर दिया था। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिंगू इंसेक्ट वाली रियलम को, जहाँ पर हम देख पाते हैं कमजोर शाओचैन को, जिसके पीछे फेंग्यू के बंदे पड़े हुए थे। वो लोग कहते हैं कि शाओचैन आखिर तुम कब तक और कहाँ तक हमसे बचकर भाग पाओगे। शाओचैन चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों बेकार में मेरा पीछा कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी फेंग्यू ने अपने एक सेंटीपीड को अटैक कर दिया था शाओचैन के ऊपर, जिससे वो बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाया था। लेकिन अब शाओचैन ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पर रहते हैं नरभक्षी पौधे, जिस जगह पे जाके छुप जाता है शाओचैन, और वहाँ पर ये बंदे नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि ये पौधे उन लोगों को खा जाएंगे। इसलिए ये लोग कहने लगते हैं कि शाओचैन ये तुम्हें पता होना चाहिए ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर तुम्हारी मस्ती नहीं चलेगी, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर आ जाओ। तो शाओचैन चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपना कच्छा वापस चाहिए तो जल्दी से ले जाओ, जिससे कि फेंग्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था और वो जाने लगता है शाओचैन को मारने के लिए, जहाँ पर अचानक से ही लोगों के ऊपर कई सारे पत्थर आके लगते हैं। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पत्थर उसको कैसे लग रहे हैं, इसीलिए फेंग्यू के साथ ही कहने लगते हैं कि हमें तो लगता है कि ये जगह खतरनाक हो चुकी है, इसीलिए प्लीज यहाँ से चलो वरना हमारी जान भी चली जाएगी। फेंग्यू चिल्लाते हुए कहता है कि शाओचैन आज तुम यहीं पर ही मारे जाओगे, जिसके तुरंत ही बाद ये सारे के सारे लड़के तुरंत ही अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही शाओचैन के सामने आ गया होता है एक फ्रॉग, जो कि एक्चुअल में पपेट होता है जियांग मेंग नाम की लड़की का। शाओचैन कहता है कि जियांग मेंग मैं पहले से ही जानता था कि ये तुम ही होगी, और वाकई में जियांग मेंग एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की होती है। शाओचैन कहने लगता है कि देखो मैं लिंगू इंसेक्ट के 5 ग्रेट डिसाइपल्स में से एक हूँ, फिर तुम खुद ही सोचो कि आखिर मुझे तुम्हारी ये चालाकियों के बारे में पता कैसे नहीं चलता। मुझे पता है कि तुम ही ने उन लोगों को पत्थर मारे थे ताकि वो लोग यहाँ से भाग जाएं। जियांग मेंग कहती है कि अरे देखो मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आई थी और तुम तो अपनी पोजीशन का एटीट्यूड मुझे दिखा रहे हो। जहाँ पर तभी अचानक से ही पानी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जीव की टंग बाहर निकलती है, जो कि जियांग मेंग को पकड़ने वाला था, लेकिन शाओचैन ने उसको बचा लिया था, जिसकी वजह से उसके फ्रॉग की जान चली जाती है। शाओचैन कहता है कि पहले तुम्हें खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जियांग मेंग कहती है कि हाँ लेकिन मैं तो ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए ही कर रही थी, या तुम्हें ठीक से ये याद भी नहीं है कि आज कौन सा दिन है, क्योंकि एक्चुअल में आज तो बर्थडे होता है शाओचैन का, इसीलिए अब ये दोनों ही वापस से पहुंच गए होते हैं अपने घर के अंदर। शाओचैन कहने लगता है कि जब भी मेरा बर्थडे आता है तो तुम्हें और मास्टर को ही याद होता है। हाँ मुझे दुख है कि मास्टर को पॉइजन की वजह से इंजरी हो गई थी, जिस वजह से वो आ नहीं पाए, इसकी वजह से अभी के लिए इंचार्ज बना दिया गया है एल्डर फैंग को, जो कि पता नहीं आने वाली सिचुएशन से कैसे लड़ेंगे। जियांग मेंग कहते हैं कि शाओचैन अभी भी हमारे मास्टर काफी बड़े खतरे में है। शाओचैन कहता है कि चिंता मत करो, ये छोटे मोटे जहर मेरे मास्टर को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि उनकी बॉडी में स्नेक के काटने की वजह से ही जहर गया था, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, इसीलिए मैं उनके हाउस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। जो बात सुनकर जियांग मेंग शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे मास्टर को पॉइजन किसी और ही वजह से मिला होगा। शाओचैन उससे कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी कभी भी और कैसे भी क्यों ना होता रहे, लेकिन मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा अपनी आखिरी सांस तक। जो बात सुनकर जियांग मेंग काफी खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। जिसके बाद अब हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अब बरसात शुरू हो गई थी, और यहाँ पर ये बरसात शुरू होने की वजह से इस रियलम के अंदर रहने वाले कुछ जीव एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि देखने में एकदम जेलीफिश के जैसे लग रहे थे, लेकिन ये समंदर के अंदर नहीं बल्कि हवा में तैरते हैं। लेकिन यहाँ का नेचर जैसे ही बदला होता है, शाओचैन को थोड़ा सा शक होने लगा था। बाहर देखता है तो उसको काफी सारे जेलीफिश नजर आते हैं। जियांग मेंग भी कहती है कि शाओचैन मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ। तो शाओचैन उससे कहता है कि कुछ नहीं, देर हो रही होगी, तुम वापस चली जाओ, तुम्हें आराम भी तो करना होगा, मैं भी रात के समय में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने में बिजी रहूंगा। इसलिए जियांग मेंग तुरंत ही वापस से जाने लगती है, लेकिन उसके जाते ही शाओचैन तुरंत ही नीचे आ जाता है और वो देखने लगता है यहाँ पर हो रही एक सीक्रेट मीटिंग को, जहाँ पर हम एक और नए बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम होता है फैंग वू। और वो एल्डर फैंग से ये कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने जो मास्टर डुआन शीलियांग को पॉइजन दिया था वो उसको भी सर्वाइव कर गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो अभी भी जिंदा कैसे है। इससे कि एल्डर फैंग कहता है कि मास्टर वू फैंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है उस बुढ़े को मारना, वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए वू फैंग कहता है कि हाँ लेकिन लिंगू इंसेक्ट की ये जो चाय है हमेशा ही मुझे ताजगी का एहसास करा देती है, सच में मैं तो ये कहूंगा कि ये हमारी दुनिया की एक बहुत ही नायाब चीज है। एल्डर फैंग कहने लगता है कि मास्टर वू फैंग आप जैसे ही हमें ऑर्डर दोगे तो मैं तो इतना भी कर सकता हूँ कि डुआन शीलियांग कल के सूरज को नहीं देख पाएगा। वू फैंग कहता है कि नहीं, अभी उसके लिए सही समय नहीं आया, क्योंकि अभी भी इसके बारे में लॉस्ट सोल वैली और लियॉन सेट के अंदर आखिर ऐसा कौन है जो कि अपना सबसे पहला कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें काफी सारे फायदे मिलने वाले हैं। जिससे कि एल्डर फैंग ये कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर आकर हमें क्या मिलेगा। जैसे कि वू फैंग ये कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं जो भी कहता हूँ उसको पूरा करके भी दिखाता हूँ, बस तुम्हें केवल डुआन शीलियांग के मरने का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर तुम ही बनोगे लिंगू इंसेक्ट के लीडर। जो बात जानकर एल्डर फैंग ने तुरंत ही उसके सामने अपना सिर झुका लिया था। वू फैंग कहता है कि हाँ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस लिंगुइन में एक जियांग मेंग नाम का कोई
कोई पर्सन रहता है। जियांग मैंग का नाम सुनकर शाओ चैन के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। एल्डर फेंग कहता है कि वो केवल एक छोटी सी लड़की ही है। तो मास्टर वू फेंग कहने लगता है कि इस बार जो तीनों ही सेक्ट इकट्ठा हुए हैं वो एक्चुअली में हासिल करना चाहते हैं उसी लड़की को जिसका नाम है जियांग मैंग। बात यह है कि इस लड़की के पास में हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद है। जो बात जानकर जैसे ही शाओ चैन थोड़ा सा पीछे हटा था तो उसका गलती से पैर लग जाता है एक जानवर को जो कि चिल्ला पड़ा था। इससे कि शाओ चैन यहाँ पर सभी लोगों की नजरों में आ गया था। वू फेंग गुस्से के साथ में अटैक कर देता है शाओ चैन के ऊपर। वो कहने लगता है कि उसके साथ में जो कोई भी है उसको जिंदा मत छोड़ना, जिसकी वजह से कुछ बंदे आने लगते हैं शाओ चैन को जान से मारने के लिए, जिससे कि उसने तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर दिया था। तभी रास्ते में वहीं से आता हुआ हम देख पाते हैं जियांग मैंग को, जो कि उसके लिए एक बहुत ही खास तरीके के ग्रास को लेकर आ रहे थे। शाओ चैन अपने आप को छुपाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, जहाँ पर तभी उसके सामने से नजर आ जाती है जियांग मैंग। वह कहता है कि आखिर ये जियांग मैंग वापस से यहाँ पर क्यों आ गई, और अगर गलती से बिन बंदों ने जियांग मैंग को देख लिया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए शाओ चैन तुरंत ही उन लोगों के सामने आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि आ जाओ मेरे पीछे, ताकि वो उन लोगों को दूसरी डायरेक्शन में ले जा सके। लेकिन शाओ चैन की आवाज को सुन लिया था जियांग मैंग ने, और इसको ये भी पता लग गया होता है कि शाओ चैन की जान खतरे में आ चुकी है। इसीलिए वो कहती है कि मुझे इसकी जान बचाने के लिए जाना पड़ेगा मास्टर के ही पास में। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है हेवन रियल्म के टियान मैन को, जहाँ पर अभी भी शाओ चैन और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी, जिसको देख के जा रहा था युनफेई। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने भाई को बचाए तो बचाए कैसे, क्योंकि शाओ चैन ने तो अकेले ही उन दोनों की हालत खराब करके रखी थी। वो लोग घरों को इस तरीके से फोड़ रहे थे जैसे कि उनके लिए कुछ भी ना हो। बल्कि एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है जब शाओ चैन ने उन दोनों की ही हालत खराब कर दी होती है। प्रिंसेस के साथ साथ उस बंदे को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, जहाँ पर उसने जैसे ही अपने स्वॉर्ड के स्लेसिंग अटैक को यूज किया था, उसी से बहुत ही जोरों के साथ में टकरा जाता है शाओ चैन। अब ये दोनों सतर्क हो जाते हैं कि आखिर शाओ चैन इन लोगों पर कहां से हमला करेगा, क्योंकि उसी मोमेंट पर शाओ चैन ने समन करना स्टार्ट कर दिया था अपनी 9 सन से किलिंग हेवन टेक्निक को। ये टेक्निक उसकी अभी तक की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्निक में से एक थी, जिस अटैक ने दोनों की बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है और वापस से ले आए होते हैं टियान मैन के अंदर। शाओ चैन कहने लगता है कि डिवाइन स्वॉर्ड और प्रिंसेस, मुझे यकीन नहीं होता कि इतने समय के बाद भी तुम लोगों की पावर्स में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, और केवल इतनी सी पावर को रखते हुए तुम दोनों ही यहाँ पर आ गए मुझे रोकने के लिए टियान मैन के अंदर। यकीन मानो मैंने आज तक इससे ज्यादा बचकानी हरकत कभी भी नहीं देखी, और तुम लोगों की यही गलती आज तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। इसके बाद फिर शाओ चैन ने यहाँ पर अपनी थंडर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था इन दोनों के ही ऊपर, जिसको संभालने की ताकत अब इन दोनों में और ज्यादा समय के लिए नहीं बची थी, क्योंकि चंद पलों के ही बाद इन दोनों की जान चली जाएगी। शाओ चैन अपने पावर्स को लगातार बढ़ाते ही जा रहा था, लेकिन अब उसी मोमेंट पर शाओ चैन के पेट में एक तलवार आर के पार हो चुकी थी, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही भाई युनफेई ने की थी। वो कहता है कि बड़े भाई शाओ चैन प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन यकीन मानो जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं तुम्हारा गुलाम बन के ही रहूंगा। अगर मुझे टॉप पर जाना है तो उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। लेकिन अब जैसे ही शाओ चैन के यहाँ पर मौत होने वाली थी, हम देख पाते हैं उसको उसी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। शाओ चैन अपने आप से ये कह रहा था कि यकीन नहीं होता मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। ली युनफेई, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। मैं तुमसे पहले जितना ज्यादा प्यार करता था उससे भी ज्यादा नफरत करने लगा हूँ। जिस मोमेंट पर तभी शाओ चैन की आंखों के सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ पर उसको एक्चुअल में नजर आ रहा था अपना ही वेरिएंट शाओ चैन। मेन शाओ चैन देखता है कि उसकी जान खतरे में आ चुकी है, काफी सारे लोग उसको मारने के लिए आ गए हैं, वो उसको बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे हैं, उसकी जान लेना चाहते हैं। वो बंदे उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो हमें बता दो, लेकिन शाओ चैन उससे कहता है कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, जहाँ पर उस बंदे ने अपने डैगर की हेल्प से अटैक कर दिया था। लेकिन उसी मोमेंट पर मेन शाओ चैन ने अपनी सारी की सारी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया था लिंगयुन वाले शाओ चैन के अंदर, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी। नजारा देखते हुए तुरंत ये दोनों के दोनों जाने लगते हैं शाओ चैन को जान से मारने के लिए। लेकिन शाओ चैन के तो केवल आंखों को खोलते ही इन दोनों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इस शाओ चैन की बॉडी एक्चुअल में बन चुकी होती है सुप्रीम बॉडी, जहाँ पर तभी पहुंचने वाले होते हैं मास्टर शीलियांग। लेकिन वो जैसे ही यहाँ का नजारा देखते हैं वो खुद भी शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी कभी कोई ऐसी चीज देखी ही नहीं थी। उन्हें ये पता भी नहीं है कि वो इस चीज को कोई श्राप समझे या फिर वरदान। तभी डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि हमें वहाँ पर कोई इंसान नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये सभी के सभी उसी तरफ ही जाने लगे थे, जहाँ पर तभी शाओ चैन अचानक से ही बेहोश हो जाता है। मेन शाओ चैन का जो मास्क होता है वो भी छोटा सा एक सिंबल बन के उसी की बॉडी पे ही लग गया था, जहाँ पर तभी भागते हुए उसके पास में आ जाते हैं मास्टर शीलियांग अपने डिसाइपल्स के साथ, जिसकी वजह से हमला करने वाले बंदों ने तुरंत ही अपने आप को बचा के भाग लिया था। डिसाइपल शाओ चैन को उठाते हैं और जियांग मैंग देखती है उसकी हालत को, जिससे कि वो रोने लगती है कि आखिर शाओ चैन को ये क्या हो गया। इसीलिए फिर ये सभी के सभी डिसाइपल शाओ चैन को यहाँ से ले जाने लगे थे ताकि वो उसका इलाज करा सके। लेकिन जो मास्टर डुआन शीलियांग होते हैं उन्हें तो शक होने लगा था, उन्हें एक पत्थर के ऊपर काफी बड़े बड़े निशान देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर हम देख पाते हैं शाओ चैन के सोल को, जो कि इस बारे में कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का इस पावर
पावर को सर्वाइव कर गया। इसके बाद फिर वो याद करने लगता है अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों को, प्रिंसेस, सुप्रीमिस वॉर्ड और यूनफेई। बस इंतजार करो क्योंकि मैं दोबारा से वॉइड को क्रश करने के लिए आऊंगा और मैं सुप्रीम की पोजीशन को भी प्राप्त करके दिखाऊंगा। जिस तरीके से तुमने मुझे धोखा देके मारा उसी तरीके से मैं ही तुम्हें मारूंगा। इसके बाद फिर हम देख पाते हैं शाओ चैन के हर्ट को जो कि एनर्जी से भरते जा रहा था और साथ ही साथ शाओ चैन की सोल बॉडी भी वापस आ गई थी, जो कि आ चुका होता है कमजोर शाओ चैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर लिटिल शाओ चैन भी मौजूद था। इसीलिए वो उसको देखकर कह रहा था कि सच में तुम्हारी ये सोल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी तक शाओ चैन उसके अंदर जाने के काबिल भी नहीं हुआ। वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो, जहाँ पर तभी उसको याद आ गया था कि जिस मोमेंट पर उसकी जान जाने वाली थी तो यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से उसकी जान बची थी। इसीलिए वो कहने लगता है कि मुझे याद आ गया, आप वही हो जिसकी वजह से मेरी जान बच पाई थी। इसीलिए सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जहाँ पर फिर तभी बेन शाओ चैन ये देखने लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी सुप्रीम लेवल की स्किल्स भरी पड़ी हैं, लेकिन अभी वो इस बच्चे की फिजिकल बॉडी की वजह से यूज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक ये उस लेवल पर आया ही नहीं है। इसी वजह से शाओ चैन को दोबारा से प्रैक्टिस करना होगा उसकी टाइगू पेंगे टेक्निक को। लिटिल शाओ चैन कहने लगता है कि देखो सीनियर, मैं जानता तो नहीं हूँ कि आप कौन हो, लेकिन आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जब भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं जरूर से करूंगा। आपका ये कर्ज चुकाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं जरूर से करूंगा। जैसे कि मेन शाओ चैन कहने लगता है कि लड़के, अब क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो बस अब तुम्हें इंतजार करना होगा मेरे टाइगो टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसी की हेल्प से मैं तुम्हें ऐसे लेवल पर ले जाऊंगा कि फिर इसके बाद तुम्हारी ये बॉडी मेरी बन जाएगी। जिसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में दिखाया जाता है मास्टर डुआन शीलियांग को, और वो ये कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि शाओ चैन को कोई सीक्रेट पता चल गए होंगे, कुछ ऐसे लोगों के जो कि बुरे इरादे रखते हैं और ये कड़ी जरूर से जुड़ी हुई होगी मुझसे। इसीलिए वो जियांग मैंग से कहते हैं कि तुम शाओ चैन का अच्छे तरीके से ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ से अब किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद मास्टर शीलियांग बाहर पहुंच जाते हैं और उनके पास में आ जाती है उनकी खबरें, जो कि बता रही थी कि लिंगुइन सेक्ट में काफी सारी हलचलें होने लगी हैं। मुझे डर है कि कहीं तीनों सेक्ट मिलकर यहाँ पर ना आ जाए। तो मास्टर शीलियांग कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है, क्योंकि हो सकता है कि हमें दोबारा से खून की होली खेलनी पड़े। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है सिटी के अंदर का सीन, जहाँ पर हम एक इल्यूजन फैलाने वाली लड़की को देख पाते हैं जो कि एक बंदे को पजेस करके ले जा रही थी। उसने अपने मैजिक और इल्यूजन्स की हेल्प से उसको इस तरीके से पजेस कर लिया था, वो तो पूरी तरीके से मोहित ही हो चुका था उस लड़की के ऊपर, और वो है कि उसको अपनी जाल में फंसाते ही जा रही थी। बंदा कहता है कि कहाँ जा रही हो, तुम केवल मेरी हो। उसने जैसे यहाँ पर उस लेडी को हक किया था, फिर तभी वो इल्यूजन को यूज करती है अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक नेल्स को, जिसकी हेल्प से उसने अपना पॉइजन डाल दिया था उस बंदे की बॉडी के अंदर। वो कहने लगते हैं कि सच में इस दुनिया के सभी मर्द एक जैसे ही हैं। आखिर ऐसा कौन है जो कि मेरी लॉस्ट सोल वैली की टेक्निक से बच के दिखा सके। इस टेक्निक की हेल्प से उसने मानो उस बंदे को जैसे एक घोस्ट में ही बदल दिया था, जो कि यहाँ पर एक बंदे पर जैसे ही हमला करने वाला था, तो उसने अपनी पावर से उस पजेस हो चुके बंदे का कनेक्शन ही तोड़ दिया था उस इल्यूजन वाली लेडी से। वो कहने लगता है कि तुम इतनी घटिया होगी, मैंने तो सोचा नहीं था कि लॉस्ट सोल वैली के अंदर ऐसी भी कोई गॉब्लिन गर्ल होगी। चलो आ जाओ जरा और इस लिंगन मैन के बंदे का मुकाबला करके दिखाओ। जिससे कि अब यहाँ पर इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी, जो फाइट में नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी।